ये जो नीचे फ्लैश चल रहा है इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की बिक्री 16.5% बढ़कर 30.9 लाख टन रही है मंथ ऑन मंथ, यानी मई महीने में जो फ्यूल सेल है वो ज़बरदस्त है यहाँ पे। डीजल बिक्री 4.2% बढ़कर 74.7 लाख टन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसका मैं जिक्र सुबह कर रहा था कि कच्चे तेल के दाम गिरें या चढ़ें, पर चढ़ने की स्थिति में भी कह रहा हूँ, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक सेल है ये बहुत स्ट्रांग है, पेट्रोल की भी डीजल की भी, और ये प्री कोविड लेवल को काफ़ी पहले पार कर चुकी है और लगातार ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंडिया की जो फ्यूल सेल ग्रोथ है वो 3-4% के जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन होता है एवरेज आउट होकर सालाना वो वैसी बन रही है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इसीलिए आप OMCs में इन तमाम कंपनीज में तेज़ी का माहौल देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है। IOC 10% चला है पिछले कुछ एक आध महीने के अंदर। BPCL भी आज थोड़ा ऊपर है, लेकिन इंडियन ऑयल देखिए 91 का लक्ष्य हासिल करता हुआ दिख रहा है। चलिए आज के मेहमान को जोड़ते हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। क्या लग रहा है मार्केट में आज? देखिए थॉट वही है कि जो ब्रेकआउट हो गए हैं और जो 18,400 का लेवल हमने क्लियर कर लिया। आई थिंक मोटा मोटी जो लास्ट बात हुई थी कि 18,500 की तरफ जो डिप्स आए उनको बाय करना चाहिए। तो कल का सत्र वही था। आई थिंक जब 18,500 के आसपास से हमने सपोर्ट लिया और हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक जिनके पास ट्रेड्स बन गए हैं आई थिंक बने रहना चाहिए। 18,350 18,400 के टारगेट्स रहेंगे, और ऊपर में हमने जैसे मेंशन किया कि जो एक टाइम का रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है 400 ऑड पॉइंट्स का, उसमें आपको 18,750 18,800 के लेवल्स ऊपर में आते हुए ग्रेजुअली दिखने चाहिए। तो आई थिंक रुझान यहाँ से पॉजिटिव रहेगा, और ये रहेगा कि नेक्स्ट 5 से 7 वर्किंग डेज में आपको ऊपर के लक्ष्य हासिल होते हुए दिखने चाहिए। ओके, ये राय है ब्रॉडर मार्केट में। और आज अच्छा, पहले मुझे डिक्सन पे एक राय चाहिए आपकी। रिजल्ट्स के बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तेजी 4,000 के ऊपर जी 3990 पैसे में ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए ऊपर। क्या करेंगे आप? बहुत बढ़िया मूव हो गया है, बहुत बढ़िया चला है। मतलब 2900 3,000 से जो चला है नॉन स्टॉप, तो आई थिंक बहुत बढ़िया ये मूव हो चुका है। शॉर्ट टर्म में अब यहाँ पे स्टॉक ओवर बॉट है, तो अब यहाँ से आप नए जिनके पास ट्रेड्स हैं आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो यहाँ से नहीं उभरेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा ओवर बॉट है। बट अब यहाँ लगता है कि 3500-3600 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए उन एरियाज में आसपास। तो आई थिंक एज लॉन्ग उनके ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक जिनके पास ट्रेड्स हैं मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और कभी कोई गिरावट आए तो आई थिंक उसमें फिर देखना चाहिए नए ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए। ओके, डिक्सन में ये रहा है। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। RS संधू जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। संधू सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी वाजपेयी जी, आपको भी और श्रीवास्तव जी को भी। जी सर बताइए। मेरे पास ना एक अशोक लीलैंड के 1000 शेयर हैं जी। एवरेज मैंने 16 की है, मेरा टाइप गलत हो गया, मेरा 16 की है। एक मादरी केमिकल है, मेरे को 25 की एवरेज है। NCC और 35 की एवरेज है, 1000 शेयर ईच जी। ये 2013 में खरीदे थे मैंने सारे। ओके, सरवेंद्र जी बताइए क्या किया जाए, संधू जी को क्या करना चाहिए? देखिए इनकी आवाजें कट रही थी, तो थोड़े लास्ट के शेयर सुने। जो पहला अशोक लेलैंड और NCC भी है ना संधू जी? हाँ जी जी बताइए जी। तो पहले अशोक लेलैंड से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बहुत बढ़िया ट्रेड है इनका, और काफी समय से आई थिंक इनके पास ये ट्रेड होगा, क्योंकि ये जो लेवल्स ये बोल रहे हैं वो काफी साल पहले स्टॉक और लेवल्स पे ट्रेड होता था। तो आई थिंक बढ़िया ट्रेड लेके बैठे हैं। अब इसमें दो तरीके हैं इनके पास, या तो एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने, या थोड़ा बांधने की कोशिश करें। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि भाई 150 के 150 के स्टॉक जा नहीं पा रहा है। अब तकरीबन ये अब अगर आप देखें तो चौथा 5वां साल है। एक जो पहली बार जब 150 की रेंज में गया था, 150 160 की रेंज में गया था, वो था 2018 का साल। उसके बाद से बाजार इतना चल गया है, मतलब 18 का हाई निफ्टी का था 12,400-500 के आसपास, और निफ्टी 18,000 तक आ गया, लेकिन ये अभी उन हाइस को नहीं निकाल पाया। तो एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है लॉन्ग टर्म में। मेरी राय रहेगी कि जब तक उसमें डिसाइसिवली 155-160 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएंगे, नए समीकरण नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम लग जाएगा। मतलब स्टॉक अच्छा है, टाइम लग जाएगा इन द सेंस, फिर एक छोटा करेक्शन आएगा, फिर 9-12 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद चलेगा। तो मेरा मानना तो ये रहेगा इनके लिए कि थोड़ा मुनाफा यहाँ आधा बांध लें, और आधे में चाहिए तो खड़े रहें, क्योंकि आधा शेयर तो इनका हमेशा के लिए पूरा फ्री या नेगेटिव कॉस्ट का हो जाएगा, और उसके बाद ट्रेड में बने रहे। और अगर उनको ये राय पसंद नहीं है तो आई थिंक एग्रेसिवली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मेरे हिसाब से वो इनको 128-40 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। किन्हीं कारणों से वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर वहां पे तो मेरी राय रहेगी कि मुनाफा बांध लें, क्योंकि पिछले मंथली के स्विंग लोज भी डिसाइसिवली टूट जाएंगे।
तो फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा खड़े रहने का। ओके, तो ये राय है अशोक लीलैंड में। और एनसीसी में क्या करें जी संधू जी जी? और जी एनसीसी में तो देखिए अब ये स्टॉक बढ़िया चल रहा है अभी, और कंपैरेटिवली ये स्टॉक बेहतर चल रहा है। यहाँ पे है तो ये भी 2018 के लेवल्स के आसपास, फिलहाल इसमें मोमेंटम बढ़िया है। तो मैं ये बोलूंगा कि 110 105 110 के अच्छे सपोर्ट एरियाज यहाँ बन चुके हैं। तो जब तक 110 के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है, आई थिंक जो बायस है, जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर में मुझे लगता है 135 140 के टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहने की राय है। 105 110 की सपोर्ट एरिया की रेंज के जब तक ऊपर बना हुआ है तो ओके अच्छा मूवमेंट दिखाएं, और संधू जी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, तो अभी और होल्ड करिए, मूवमेंट और ऊपर की तरफ हो सकता है। अगला सवाल है विजय सिंह जी का, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सिंह जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास में 300 शेयर हैं हिंडाल्को के। एवरेज करते करते मैंने अभी 424 पे आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज करते करते 424 पे है, बहुत ऊपर से लेना शुरू किया था क्या? 486 से स्टार्ट किया सर। सरवेन जी 424 पे है, इनके प्राइस पे 15 रुपये अभी कम है, क्या करें हिंडाल्को में? देखिए पूरा निर्भर करेगा नीरज जी कि इनका यहाँ पे होराइजन क्या है। देखिए क्योंकि गए महीने का कैंडल तो बड़ा बेरिश बना है फिलहाल, और जिसको हमें कंटिन्यूएशन बार बोलते हैं, कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं, उस तरह का एक कैंडल बना है, विच मींस जो ऊपर से अब जो डाउन ट्रेंड चल रही है, जो एक डाउन ट्रेंड इसकी जो चल रही है, उसको कंफर्म किया है कि ये इस महीने में भी हल्का रुझान नेगेटिव रहेगा, या अगले महीने में भी रुझान नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये 2-3 महीने का ध्यान लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनके पास रिस्क है, और स्टॉक कहीं जाके पीछे में 350 360 के स्तर भी छू सकता है, जो इसने अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले के ही लेवल से ज्यादा दूर के नहीं दे रहा हूं। तो आई थिंक 350 360 के स्तर है नीचे के खुले इसके लिए, 2 से 3 महीने लगेंगे उन एरियाज में जाके कहीं सपोर्ट लेके चलने के लिए। और अगर इसको फ्रेश मोमेंटम आना है तो ये जो मंथली कैंडल बना है, इसका हाई तो इसको निकालना पड़ेगा, 449 के आसपास है, तो 450 का जो हाई है, 450 के आसपास जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा मोमेंटम आ पाएगा। और फिलहाल नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए एक साइडवेज कैटेगरी का स्टॉक है मेरे हिसाब से, जहां रेंज तकरीबन 350 से 450 की रहेगी। तो एट द मिडल ऑफ द रेंज है यहाँ पे, तो इनके लिए कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कुछ नया करने का। पुराने ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो बने रहे, और अगर थोड़ा ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेच के ले सके तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके चलिए, जो नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। पीएमआई 58 के ऊपर, लगभग 59 कह सकते हैं आप, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 58.7 प्रिसाइसली 57.2 से बढ़कर ये बहुत बड़ा नंबर है। और कल आपने देखा कि जीडीपी का नंबर भी बहुत ही अच्छा आया Q4 में, उसकी वजह से पूरे साल का नंबर रिवाइज हुआ, 7.2 पे गया। तो आप देखिए तेज़ी की या बुलिश कमेंट्री कैसे बनती है, पूरी प्रॉपर रेसिपी कैसे है आपके सामने। जीएसटी रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं, आज उसका भी नंबर आएगा मई महीने का। पीएमआई आपके सामने है। एफआईआईज 55,000 करोड़ रुपए खरीद चुके हैं मार्च से अब तक, लगातार बाइंग चल रही है। तो एफआईआई की बाइंग चल रही है, पीएमआई ऊपर है, जीडीपी ऊपर है, टैक्स कलेक्शन बेटर है, मार्केट में एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है, डेट सीलिंग का इशू सेटल हो गया है, महंगाई 4.7% पे है, बावजूद इसके कि रेट हाई पे है, क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड हाई पे है, बैंक की एनपीएस रिकॉर्ड लोस पे है। 2023 में बैंकों ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, और पूरा रिजल्ट सीजन बैंक और एनबीएफसीज पे टिका हुआ था। तो इतनी ज़बरदस्त बुल साइड की जो रैली है यहाँ पे, ये जो उसके लिए जो कॉन्टोर चाहिए वो सामने आपको दिख रहे हैं। तो बाज़ार को नीचे खींचने का कोई कारण यहाँ पे बनता हुआ दिख नहीं रहा है, इतने बुलिश फैक्टर्स हैं। एक कमेंट आपका चाहिए सरवेन जी। जी आई थिंक जैसे मैंने अभी हम बात ही कर रहे थे कि जब रेंज ब्रेकआउट हो जाते हैं तो रुझान ऊपर के खुले हुए हैं, और अब इनमें धीमे धीमे और बुलिशनेस ऐड होती है, मोमेंटम धीमे धीमे ऐड होता है, तो एक एक करके स्टॉक्स पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तो वो सीन भी हमको दिखने लगेगा। बट जैसे हमने लास्ट हफ्ते में बात की थी कि भाई ऑल टाइम हाइस के आसपास जाके उनको छूने का तो कोशिश जो कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है, वो यहाँ निफ्टी की तरफ से भी मेरे ख्याल से होनी चाहिए, और वो 18,900 के एरियाज में डेफिनेटली यहाँ पे आपको जाते हुए बाजार दिखना चाहिए। तो आई थिंक जब तक ये मोमेंटम पॉजिटिव कैरिड है, तो मैं भी यही समझूंगा कि एज एंड व्हेन जो भी डेटा सपोर्टिंग आएगा, मार्केट उस हिसाब से थोड़ा रुझान पॉजिटिव होते रहेगा।
ओके, ये है, इसीलिए मैंने कहा कि ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हम लोग सुबह जिक्र कर रहे थे कि चाइना का पीएमआई नीचे गिरा है, इस वजह से वहां पे बहुत दिक्कत है, लेकिन हमारा पीएमआई 58.7, इट्स रियली हाई, बहुत ही ऊंचे, बहुत ही शानदार नंबर है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजीव रंजन जी सिवान बिहार से, बताइए राजीव रंजन जी। वाजपेयी नमस्कार। जी नमस्कार। वाजपेयी नमस्कार जी। आपको तो मैं अमिताभ बच्चन ही मानता हूँ। अरे सर ऐसा मत कहा करिए, शेयर बाजार अमिताभ नहीं बच्चन सर है, कैसे सर? वो हम समझते हैं ना। अच्छा, हाँ, आप बाजार के क्या पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं आप सर। कल आपने जो प्रोग्राम किया था 8 बजे रात में, हाँ हाँ, सारा बढ़िया थॉट तो मुझे आप ही का लगा सबसे ज्यादा। तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ सर। ओके। हाँ सर, धन्यवाद मेरे सर। पास अडानी इंटरप्राइज के 200 शेयर थे। 1665 तक मैंने एक्यूमुलेट किया था उसको। ओके। मैंने 75 शेयर कल बेच दिए सर, 2480 के आसपास में। हाँ हाँ। अभी मेरे पास 125 पड़े हैं। मैं क्या करूं, इसको रखूं कि क्या करूं अब? अच्छा, पैसा तो आपने बना लिया इसमें। अच्छा, अब देखिए 1665 तक एक्यूमुलेट किया और 2500 का भाव अभी भी है, जबकि कल आपने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की। सरवेन जी, इस पे जनरली चूंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है तो बहुत सारे लोग इसमें अवॉइड करते हैं कि पता नहीं कल क्या खबर आ जाए, परसों क्या खबर आ जाए, लेकिन राजीव रंजन जी ने एक रिस्क लिया और उसमें इनको इश्क का फायदा मिला। 1665 तक एक्यूमुलेट किया और 2500 का भाव आज खड़ा, 1000 रुपए इनके प्राइस से ऊपर है और इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। अभी भी 125 शेयर हैं, तो क्या राजीव रंजन जी थोड़ा और इंतजार करें, 3000 4000 तक जाएगा? देखिए, जब पैसा कमा लिया है तो हमारे लिए भी थोड़ी राय देना थोड़ा इजी हो जाता है। जब आप प्रॉफिट में बैठे हो तो माइंडसेट भी सही रहता है और आप इवन तो जैसे आपने बोला स्टॉक में बहुत ज्यादा न्यूज रहता है तो वॉलेटाइल है, बट आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनके पास बहुत है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। 2180 के स्टॉप लॉस से अगर बने रहना चाहते हैं तो ट्रेड में बने रहे। तो स्टॉक हाई बीटा है तो इतना वाइड एक स्टॉप लॉस आएगा ही आएगा। उससे पहले कुछ मुझे दिख नहीं रहा है 2200 के पहले की कोई डिसेंट सपोर्ट हो। तो 2180 के क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और नेक्स्ट ब्रेकआउट अगर हो गया तो शायद और ऊपर के भाव भी इनको देखने को यहाँ मिलने चाहिए। तो राजीव जी 2200 का मोटे तौर पे 2180 बता रहे, 2200 के आप के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिएगा और बने रहिए। आप तो बढ़िया फायदे में है ही है और ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ इसमें डिस्काउंटेड है। कल एक डेलाइट की भी खबर की डिस्काउंटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कुछ अपनी राय रखी थी, उसके बावजूद स्टॉक आज ऊपर ही है। तो फिर आपको बने रहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड विनिंग ट्रेड है। लेकिन हाँ, 2200 के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा इसमें। अगला सवाल है आशीष जी का, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, हमारे पास IEX है, 50 शेयर्स हमने लिए थे। हाँ, इसको 50 शेयर्स और अब इस समय उसमें क्या करना चाहिए? 153 का भी भाव चल रहा है और 151 पे आपके हैं। सरवेन जी, IEX में बहुत दिलचस्पी लोगों की, बहुत रिटेल इन्वेस्टर है दोस्त हमारे, क्या करना चाहिए IEX में? देखिए, IEX के लिए मेरे हिसाब से देखिए ये जो क्वार्टर चालू हुआ है, ये क्वार्टर का जो आज लास्ट महीना चालू हुआ है, ये बड़ा क्रिटिकल है। जून का क्लोज इसका क्रिटिकल है, क्योंकि पिछले अगर आप 5 क्वार्टर से देखें तो रेड कैंडल्स या रेड बार्स जिनको हम बोलते हैं वो बनती जा रही हैं। तो अभी तक कोई रिवर्सल के साइन, एक भी जिसको हम कहते हैं ग्रीन शूट, वो अभी तक बना नहीं है। बट मानना यही है कि होपफुली जून का महीना पॉजिटिव जाएगा। तो अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो 30 दिन पूरे बाकी हैं, तो क्वार्टरली कैंडल कैसे बनेगा देखते हैं। बट फिलहाल एक चीज तो इसने अच्छी की है स्टॉक ने, कि तकरीबन 130-140 के आसपास एक अच्छा बेस बना के बैठा हुआ है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज अब यहाँ से बहुत ज्यादा 135-140 के नीचे नहीं जा रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बन रहा है तो उसको बनने दें, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। फिर जब ये रफ्तार पकड़ेगा तो आई थिंक अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। तो ट्रेड में बने रहिए। ओके, तो आशीष जी ट्रेड में बने रहिए। कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे क्या, क्योंकि एकदम प्राइस के आसपास ही है? देखिए सर, बात वही है कि अब यहाँ से कमाना हम चाहते हैं तकरीबन इसमें अगर आप इतने बड़ी बॉटमिंग आउट प्रोसेस के बाद कमाना चाहेंगे तो एटलीस्ट आप सोचोगे कि 25-30% तो मैं यहाँ कमाऊं। तो अगर आप उस एंगल से चल रहे हो तो आई थिंक एक 10% का स्टॉप लॉस भी लेके चलना पड़ेगा। 150 के आसपास मैं मान रहा हूँ कि खरीदी है तो 135 के नीचे 134-40 का स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए, स्टॉप लॉस लगे। अच्छा, ये भाई अडानी में बहुत लोग सवाल पूछते हैं, अब मैं आप जवाब दे ना दें लेकिन सवाल मैं जरूर पूछूंगा। राहुल चड्डा ने पूछ लिया, 450 शेयर इनके पास अडानी ग्रीन्स के हैं 994 पे, राय दीजिए इनको क्या करेंगे? देखिए नीरज जी, ये सब स्टॉक्स में क्या है प्रॉब्लम कि ये चलते सर्किट अप सर्किट डाउन वाले स्टॉक्स हैं, तो कई बार ट्रेड बनाने को नहीं होता है और रिस्क रिवॉर्ड्स प्रॉपर नहीं निकलते हैं। तो
मैंने पिछले वाले में तो दे दिया क्योंकि उसका चार्ट बेटर था, बट ये वाले स्टॉक को मैं पास करूंगा कि जब भी चल रहा है सर्किट अप सर्किट डाउन में चलता है, इस पर रिसर्च करके मतलब नहीं, टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। ओके, टेक्निकली हाँ, फंडामेंटली तो सर न्यूज़ ड्रिवन है तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इसमें ध्यान रखिएगा भाई अडानी ग्रीन में, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। राहुल चड्ढा जी, इस पर आप ध्यान रखिएगा। आरपी पोरवाल ने आरती ड्रग्स खरीदा है हायर प्राइस पे, बट नाउ इट्स वैल्यूएशन है इन द लार्ज रेंज, लोअर रेंज। आरती ड्रग्स का दिखाई भाई क्या करना चाहिए, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं। 455 रुपये चल रहा है, आज तो ऊपर है 4.25%। भाव नहीं लिखा इन्होंने, जनरल राय क्या है इसमें? तो देखिए काफी बिग डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब इस स्टॉक में जिस तरह से पिटाई हुई है, फार्मा में थोड़ा थोड़ा तो जान आ रही है, बट इसमें जरा भी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि इस मंथली कैंडल में भी उम्मीद थी कि थोड़ा एक पॉजिटिविटी कुछ वापस आएगी, लेकिन आई थिंक गए महीने का क्लोज, कल का क्लोज नेगेटिव ही आया है। तो आई थिंक इसको टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक बहुत क्लियर यहाँ पे स्टांस नहीं बन रहा है, बट फिलहाल एक चीज जो थोड़ी सी जो सिल्वर लाइनिंग दिख रही है वो ये है कि भाई कहीं तो ये 480 के आसपास थोड़ा तो इसको सपोर्ट आ रहा है। 480 के पास 2 बार इसने तकरीबन सपोर्ट लेने की कोशिश की है लास्ट 3 महीनों में, 480 490 की रेंज में। तो आई थिंक वही एक सिल्वर लाइनिंग है कि उस रेंज को ये होल्ड कर ले अगले 15-20 दिन, तो यहाँ पे कोई बुलिश राय बनाए। बट फिलहाल तो आई थिंक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स और जो प्राइस पैटर्न्स हैं उसमें कोई बुलिशनेस तो नहीं दिखा रहे। ओके, आरती ड्रग्स में राय थे। 2 सवाल और फटाफट लेते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी हैं भीलवाड़ा से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते सर, मेरे पास बंधन बैंक के सर 289 के शेयर है 600। हेलो। और मदरसन सुमी के हैं 1000 शेयर है 82 के। ओके। और टाटा पावर है, अरे बस 2 सर, 2 शेयर सर ले लीजिए प्लीज, ये ले लीजिए। टाटा पावर 238, इनके लोअर भाव में देख चुका हूँ और ये इस भाव पे आके वापस नीचे आ जाता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रखूं या निकाल दूं, तो वो चक्कर पड़ जाता है। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। ओके, कंफ्यूजन दूर करिए भाई। बंधन बैंक पहले तो बताइए, 289 में लिया है 600 शेयर। देखिए जितनी देर में तो मैं टिकट नहीं चेंज कर पा रहा था, उतनी देर में तो उनके स्टॉक्स इन्होंने ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिए बंधन बैंक में थॉट यही है कि इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। अब लास्ट 2-3 महीनों से इसमें जान आई है, इसने पकड़ा है मोमेंटम। तो आई थिंक अब ट्रेड में है तो बने रहे। आई थिंक पुराना ट्रेड इनके पास है, तो ट्रेड में बने रहे यहाँ से। और मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज स्टॉक 260-270 की रेंज होल्ड कर रहा है, 260 के ऊपर जब तक है तब तक आई थिंक शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव है। तब तक ट्रेड में बने रहे। आई थिंक का भाव आ जाएगा या उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अगर 260 के नीचे जाए तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रेंड इसकी वीक हो जाएगी। ओके, अब की वजह ऊपर जाए ना एक बार तो प्रशांत जी थोड़ा निकल लीजिएगा आप, मतलब थोड़ा कई बार लक फैक्टर भी काम नहीं करता, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अच्छा, दूसरा टाटा पावर 238 पे। जी देखिए टाटा पावर में अब बात यहाँ पे भी यही है कि जून क्वार्टर इसका क्रिटिकल रहेगा कि ये जून क्वार्टर में ग्रीन बन जाता है कि नहीं, क्योंकि 4 क्वार्टर का करेक्शन मोटा मोटी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे तो लग रहा है। तो आई थिंक ये ट्रेडिंग स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं है, इसमें टाइम लेके खड़े रहेंगे तो ही ज्यादा बेटर है। और मिनिमम 6 मंथ्स प्लस वाला काइंड ऑफ ट्रेड करने वाला मेरे हिसाब से ये स्टॉक है। तो 6 से 9 महीने का अगर इनके पास टाइम है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और तीसरा बता दीजिए, पूछ लिया तो मदरसन 82 रुपए पे। जी देखिए मदरसन में तो मैं ये बोलूंगा कि इनको अभी इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को रिगेन कर लिया है। पैटर्न्स यहाँ पे ग्रेजुअली 15-20 दिन में बुलिश बनने चाहिए, ऐसा अभी का अनुमान है। तो आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहने की राय है, बट यहाँ पे 72 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अच्छा, 2 में मैं फंडामेंटली बता दूं क्या डेवलप हो रहा है। प्रशांत जी आप सुनिएगा। देखिए यूरोप के जो बाजार है ना, मदरसन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है यूरोप और यूएस की तरफ। यूरोप में एक कंट्री बहुत मुश्किल में चली गई है, जर्मनी, और भी कंट्रीज़ में वहाँ दिक्कतें हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब ऊपर ऊपर जाए प्रॉफिट थोड़ा बने तो सोचिएगा इस बारे में। और टाटा पावर, देखिए पावर कंपनियों के लिए ये महीना जो मई जून का होता है ना, पीक होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड सबसे बढ़िया, ये तो सब निकल गया। दूसरा एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको कि कोयले के दाम 8% बढ़ाए हैं। थर्मल पावर के दाम कोल इंडिया ने 8% कल से रेस कर दिए हैं। अब इसका घुमा फिरा के इम्पैक्ट हमारे आपके ऊपर आएगा, लेकिन बीच में कंपनियों की भी कॉस्ट बढ़ेगी। अब कब पास ऑन करते हैं, पास ऑन करने के लिए उनको CRC की मंजूरी चाहिए होती है, तमाम झंझट है उसमें, लेकिन फाइनली असर तो पड़ेगा।
और पावर कंपनियों के लिए बरसात आते ही जो है पीक सीजन खत्म हो जाता है। तो आप IEX वाला जो सवाल था उनके लिए भी है, टाटा पावर के लिए भी है, बाकी पावर कंपनीज के लिए भी। कोयले के दाम लगातार गिरने के बावजूद कोल इंडिया दाम ने बढ़ाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है, तो उसको बिल आपको देना पड़ेगा। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम 70% गिर चुके हैं, तब हम डोमेस्टिक कोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको पावर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो ये तो थे 3 सवाल प्रशांत जी के। अगला एक सवाल और फटाफट, गुड्डू जी हैं गुरुग्राम हरियाणा से। गुड्डू जी भाई बताइए क्या सवाल है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग नीरज सर। गुड मॉर्निंग सर। दो मेरा था, एक चेन्नई पेट्रो में मैंने 350 शेयर्स लिए 300 के रेट पे, और एक है मैप माई इंडिया। ओके, ये करीब 1200 के रेट से है 40 शेयर। ओके सरवन जी, पहले CE इन्फो जिसको मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने लिए 1200 पे और अभी चल रहा है 1084 रुपये 90 पैसे। क्या करें इसमें? ये देखिए, डेटा तो इसमें लिस्टिंग के बाद से बहुत कम है, और जब से है तब से एक सीक्वेंस ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, एक जिसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, उसमें चल रहा है। रिकवरी की कोशिश यहाँ पे भी है, वही थॉट वही है। इस महीने का काफी जगह, इस क्वार्टर का कई जगह सेटअप वही बन रहा है कि पीछे से 5 क्वार्टर अभी तक रेड कैंडल्स बने हैं और पहला ग्रीन शूट आने की तैयारी है। तो उसके लिए अब इनको रुकना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा क्वार्टरली में इसको घूमने के लिए। तो आई थिंक अब यहाँ से व्यू बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ही है और कोई रिवर्सल नहीं है, तो ये महीना मुझे देना ही पड़ेगा इसको, कोई मेरे पास चारा नहीं है, और फिर मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना पाऊंगा। बट शॉर्ट टर्म में इनको वही एक सिल्वर लाइनिंग है वो इनको दे देता हूँ। सिल्वर लाइनिंग ये है कि तकरीबन 1000 के राउंड फिगर साइकोलॉजिकल 1000 मार्क के आसपास सपोर्ट आ तो रहे हैं लास्ट 2-2.5 महीनों से। तो आई थिंक ट्रेड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। और दूसरा इनका सवाल था चेन्नई पेट्रो का। वहां पे मेरा मानना यह है कि देखिए, अब इस पे डिपेंड करेगा भी ओवरऑल क्रूड किस करवट बैठता है, तो वो बहुत बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पे फिलहाल स्टॉक ने अच्छा एक मूव दिया है, सारे ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, रिफाइनिंग स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आया है। तो आई थिंक अभी फिलहाल मोमेंटम में है, ट्रेड तो बने रहें, बट यहाँ पे जरूर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और मेरे हिसाब से नंबर्स वो लेवल्स तकरीबन 350 के नीचे आएंगे, तो 348.40 का एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे रखें मेरे हिसाब से, और ट्रेड में बने रहें। ओके गुड्डू जी, इसमें स्टॉप लॉस दोनों में ध्यान रखिएगा जो सर्वे ने राय दी है आपको। मैप माई इंडिया में राहुल वर्मा इनके CEO हमने बात की थी, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था और उनको बहुत उम्मीद थी कि उस प्रोडक्ट से अच्छी ग्रोथ बनेगी। तो अभी जब हम बात करेंगे, कुछ दिनों में कोशिश कर रहे हैं उनसे, तो देखेंगे कि किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से परफॉर्म नहीं किया, लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। बड़े लोग पता नहीं इससे निकले हैं, क्या हुआ है, लेकिन स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना चाहिए 1000 के आसपास, और ऊपर जाए तो एक बार दोबारा राय लीजिएगा। और चेन्नई पेट्रो में फंडामेंटली सर बहुत स्ट्रांग है, क्रूड किधर भी जाए, $100 का हो जाए या $50 का हो जाए, इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ बना के दे देते हैं। जिसको बेचना है इंडियन ऑयल को, वो झेलेंगे, दाम बढ़े या न बढ़े। ये चूंकि रिफाइनर है, सिर्फ स्टैंड अलोन रिफाइनरी का काम है इनका, तो ये बना के दे देते हैं, अपना मार्जिन बीच में ले लेते हैं, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रांग, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी टेक्निकली जो बताया सर ने उसको ध्यान रखिएगा। चेन्नई पेट्रो की स्थिति डिफरेंट है एकदम। अच्छा, एक स्टॉक सर्वेन जी है न्यूक्लियस सॉफ्ट, एक हफ्ते का जरा चार्ट दिखाइए कैंडल में उसका, न्यूक्लियस सॉफ्ट का, इस पर राय देखिए क्या बनती है जी। 1100 रुपए वाला स्टॉक है। हाँ, देखिए, यहाँ पे मेरा मानना यही है कि फिलहाल तो जी अच्छा परफॉर्मेंस है, सेक्टर के अगेंस्ट में चल रहा है। ओवरऑल सेक्टर में जब करेक्शन रहा तो ये इसने करेक्शन करने के बाद अपने पिछले हाइज भी निकाल लिए हैं। तो आई थिंक आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। जब तक इसमें मोमेंटम और प्राइस एक्शन बाकी है, आई थिंक ट्रेड में जिसके पास है बने रहने चाहिए। फिलहाल काफी ओवरबॉट है, तो यहाँ से नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकलेंगे, बट फिलहाल जिनके पास ट्रेड्स हैं, आई थिंक उनको 1040 के एरियाज के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखे ट्रेड में बने रहना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है 1250 1280 के टारगेट्स भी यहाँ पे मेरे हिसाब से आते हुए दिखने चाहिए। एक महीने में 85% देख रहे हैं आप? जी 1 मंथ में 85% की राइज है स्टॉक में, आज भी सर्किट पे लगा हुआ है। जी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा वन साइड चल चुका है, तो जिनके पास है वो बने रहे, नया इसमें करने के लिए, नया रिसोर्ट करने के लिए नहीं बचा है सर। माय गॉड, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। कंपनी कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक महीने में 85%, ऐसा क्या हो गया इसमें? जबरदस्त तेजी इसमें बनती हुई
देखने को मिल रही है। नीचे खबर चल रही, कैप्लिन पॉइंट को यूएस एफडीए से कुछ 4 आपत्तियां मिली इनको किसी यूनिट को, लेकिन स्टॉक पे कोई खास असर नहीं है। अच्छा, निधि अग्रवाल का सवाल लेते हैं। कोफोर्ज के 9 शेयर हैं इनके पास 3791 रुपए पे, और 9 शेयर अपोलो के भी हैं 4226। ये 9 शेयर क्यों खरीदते हैं भाई? 10 खरीद लो। 9 का क्या चक्कर था? 9 हो सकता है शुभ अंक है, इस वजह से लिया हो। पहले कोफोर्ज बताइए, 3791 पे लिया है, 4552 चल रहा है। सरवन जी अनम्यूट करो। अरे हाँ, आगे 4650 4700 के टारगेट्स मुझे इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जिनके पास ट्रेड्स हैं कोफोर्ज में, आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल में भी सवाल है इनका, 4226 पे ले रखा है इन्होंने। हाँ, तो आई थिंक ट्रेड में इनको अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स जी, हाँ, कोफोर्ज में बने रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में बताइए। जी जी जी, थोड़ी आवाज कट रही है आज। अपोलो हॉस्पिटल्स में देखिए, मेरा थॉट यही है अपोलो हॉस्पिटल्स में कि फिलहाल तो एक बढ़िया शॉर्ट टर्म ऑप्टिक में है, बट जैसे मैंने बोला कि इसके जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े से वो मुझे थोड़े नरम लग रहे हैं, तो आई थिंक ये उछाली इसको एज अ पुल बैक में मान के चल रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि तकरीबन 4900 5000 तक जाएगा। उसके 5000 के साइकोलॉजिकल मार्क के बहुत ज्यादा बियॉन्ड जा पाएगा ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है, बट जिनके पास ट्रेड्स हैं आई थिंक और उन टारगेट्स की तरफ खेलना चाहते हैं, तो आई थिंक 4900 टू 5000 के टारगेट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिलने चाहिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और। केपीआईटी के शेयर खरीदे हैं प्रशांत मोरे जी ने, 1000 शेयर लिए 550 पे, जून 2021 में लिए थे इन्होंने। इनका व्यू 3 से 5 साल का है, और ये मैनेजमेंट के व्यू से बहुत कन्विंस्ड हैं कि 3 to 5 ईयर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और मार्जिन विल बी मेंटेन। तो क्या मैनेजमेंट के व्यूज जिससे ये सहमत है वो चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ा ब्रेकआउट करके स्टॉक खड़ा है, तो मार्केट को डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि करेक्शंस भी आप देखिए उतने बड़े आते नहीं है। कुछ बीच में खराब न्यूज भी आई थी, तो उसके बाद भी उसको डाइजेस्ट करके आई थिंक वो पिछला उसका हाई भी निकाल लिया तकरीबन 940 950 के आसपास जब ये घटना घटी थी। तो आई थिंक अब जब अपना 950 का एरिया डिसाइसिवली निकाल चुका है, जहाँ पे तकरीबन ये 3-4 बार अटका और जहाँ पे इवेंट भी वो हुआ था, तो आई थिंक एज लॉन्ग एज अब उसके ऊपर टिका है तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा ही मान के चलेंगे। और थॉट यही रहेगा कि चल तो रहा है ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो प्रोजेक्शन टारगेट से ही आपको निकालना पड़ेगा। इमीडिएटली जो मुझे दिखता है वो 1200-1230 के लेवल्स हैं, तो जिनके पास ट्रेड्स है मेरे हिसाब से बने रहे और ग्रेजुअली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहे यहाँ पे। ओके, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और मैनेजमेंट से मैंने खुद भी बात की थी, तो जो प्रशांत जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, उन्होंने ऐसा ही कहा था, क्योंकि ऑटो सेगमेंट के लिए डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर काम करते हैं। बहुत बुलिश कमेंट्री थी, तो आपका ट्रेड तो सर बहुत सही पड़ा है, बने रहिए इस पर, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत सारे सवाल आज लिए हम लोगों ने दर्शकों की मदद करने के लिए। और यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर।